गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का सेकेंड चैप्टर कृतिका का स्टार्ट होने जा रहा है। जॉर्ज पंचम की नाक। आइए देखते हैं जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर में कमलेश्वर जी ने क्या लिखा है। यहाँ हिंदुस्तानी और ब्रिटिश शासन से रिलेटेड कुछ कहानी है। तो हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानी लोग किस तरह से अंग्रेज़ों का सम्मान करते हैं और अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप सभी जानते हैं, कर चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ कहानी है। जॉर्ज पंचम जो एक विदेशी हैं जिनकी नाक के लिए पूरी कहानी नाक में सिज्जत होती है। शरीर में सबसे ऊंचा अंग जो होता है सीधे लेट कर देखें तो नाक होती है, ठीक है। और नाक इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के पूरा चैप्टर बनाया गया है। देखिए क्या है। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी कि एलिज़ाबेथ हिंदुस्तान अपने पति के साथ आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। अखबारों में रोज़ खबरें छप रही थी कि रानी एलिज़ाबेथ हिंदुस्तान आने वाली है अपने पति के साथ। डेली उनकी कुछ ना कुछ न्यूज इस विषय में छपती थी। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका दर्जी परेशान था कि रानी जब हिंदुस्तान आएंगी तो क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तो तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी कि अंदर ही अंदर सारी तैयारी। दर्जी कपड़े बना रहा था रानी क्या पहनकर जाएंगी। जो उनके मुखबिर थे यानी कि एक बार उनके जो दूत थे वो हिंदुस्तान का दौरा उनसे पहले करके जाने वाले थे। पूरी तैयारियां चल रही थी क्योंकि रानी को आना था हिंदुस्तान। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके पैरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में बज आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। रानी के वेलकम के लिए अमेरिकन है, इंग्लैंड से आने वाली हैं और वो यहाँ हिंदुस्तान में आ रही हैं 5,000 का सूट पहनकर। देखिए उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। यानी कि जो भी कमियां थी नई दिल्ली में सुधार होने लगा। काया पलट यानी कि नई दिल्ली की सूरत बदली जाने लगी। करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से कहा, एक दूसरे ने कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। कब काम हो गया, सड़कें नई हो गई, बिल्कुल जवान हो गई, मतलब बिल्कुल नई हो गई। धूल मिट्टी जो दिख रही थी रोडों पर वो सब साफ हो गए। इमारतें जितनी थी उनकी पुताई करा दी गई, उनका श्रृंगार यानी सजावट की गई।
लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। मीटिंग बैठा ली गई। उसमें ये हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक रखी जाए या हटा दी जाए। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। क्या मजाल थी कि कोई नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्होंने शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, यानी कि उस समय नाक काटने के लिए युद्ध चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए तमाम पहरेदार लगाए गए, लेकिन रातों रात नाक गायब हो गए, किसी को पता तक नहीं चला। यही आंदोलन चल रहा था। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गए। उसी समय ये चर्चा चल रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त तो लगती रही, हथियारबंद लोग हथियार लिए तैनात रहे, लेकिन उनको पता तक नहीं चल पाया और नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। वहाँ पर यह हुआ कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी, मतलब उनका सम्मान नहीं है तो मेरा भी सम्मान नहीं है, चूँकि वो भी इंग्लैंड की रानी थे और वो भी बाहरी थे, विदेशी थे, यहाँ के इंडियन नहीं थे जॉर्ज पंचम। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, मतलब दिमाग पे जोर डाला गया और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार को दिल्ली में बुलाया गया, तुरंत वो हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था तो वो कलाकार, लेकिन पैसा उसके पास नहीं था, गरीबी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। जितने लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनके चेहरे उसने देखा, कुछ परेशान थे, कुछ बदहवास थे, कुछ ऐसे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सोचा सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे लगा कोई सैड न्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर सबके चेहरे लटके हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से आंसू आए, एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। उसने सबके चेहरे पढ़ लिया, अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, लग तो जाएगी नाक, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि मूर्ति कब बनी है और इस मूर्ति पर जो पत्थर लगाया गया है, मूर्ति जिस पत्थर से बनी है, वो पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये मुझे पता होना चाहिए, तब हम नाक उसी पत्थर की लगा पाएंगे। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ऐसे ऐसे करके कि मतलब तुम बताओ ऐसे करके, लेकिन किसी को पता हो तब ना तुम्हारी। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग की फाइलें खोली गई। पेट चीरना मतलब खोलना उनको।
कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। फाइलों में कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से बताऊं कि मूर्ति कब बनी थी, किस सन में बनी थी और कहाँ से पत्थर लाया गया था। ऐसा कुछ भी प्रूफ मेरे पास नहीं है। फाइलों को दिमाग और चूहों ने खा डाला है। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई, उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। किसी भी तरह ये काम होना चाहिए। इस नाक का पूरा दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश में गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया और पत्थर की किस्म का ठीक पता न होने पर उसने कहा, परेशान मत होइए। हिंदुस्तान के पहाड़ों पर से मैं पत्थर खोज कर लाऊंगा। हिंदुस्तान के गर्भ में हर चीज़ छिपी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। आप लोग परेशान मत होइए, हम सब कुछ ढूंढ कर लाएंगे। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तुरंत अखबारों में एक खबर छाप दी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पत्थर की तलाश जारी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के भ्रमण किया। उसने भ्रमण करके वापस आया। उसने कहा, ये पत्थर विदेशी है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मैंने छान डाला, यानी कि हर कोना, हर जगह जा कर के उसने देखा। उसे मूर्ति में लगा हुआ पत्थर नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह बात अखबारों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में फिर चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझें। मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उतार कर लाया जाए। मूर्तिकार बड़ा चालाक था। पहले लिख दिया, जरा पैसे से लाचार था। इसी बहाने वो देश के कोने कोने में भ्रमण कराया, घूम आया सब जगह पैसे लेकर के, सरकारी पैसा लेकर के। अब उसने दूसरा प्लान क्या किया कि देश में बहुत सारे आज़ाद लोगों की, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनकी स्टैचू लगी हुई हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उनमें से जो नाक जॉर्ज पंचम की नाक में फिट बैठ जाए उसको काट करके मैं लगा दूंगा, लेकिन ये बात अखबारों में न छपे। देखिए, बड़ी विडम्बना है। लोग, अधिकारी लोग उसको परमिशन भी दे देते हैं कि जाइए, हम नहीं छपवाएंगे खबर और तुम नाक काट करके लगा दो। यानी कि अपने देश के बलिदानी लोगों की नाक काट करके एक विदेशी की नाक में फिट कर दिया जाए, कि मूर्ति में फिट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के लोगों का सम्मान न करके विदेशियों का सम्मान करना। या इसी तरह से पाश्चात्य कल्चर हमारे ऊपर हावी हुआ है। जिस प्रकार हम हिंदी का सम्मान न करके अंग्रेजी का सम्मान करते हैं। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवजी, काउस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली नापी। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी की नाक देखा। सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर गया। धीरे धीरे वो सब जगह जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की नाक को देखा। नापा जोखा। बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया।
घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को देखा, मैसूर, केरल सभी प्रदेशों का उसने दौरा कर लिया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आया, सब मूर्तियां देखाया और देखने के बाद, सारी मूर्तियों को देखने के बाद आखिर इस परिणाम में पहुंचा। सबकी नाकों को नाप लिया। जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली, किसी की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट नहीं बैठी। सुनकर सभी हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटरीट के सामने बस सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उससे बड़ी बैठी। अब बताइए मैं क्या करूं। मूर्तिकार बहुत होशियार था। उसने सरकारी खजाने से पैसे लिया, पूरे देश का दौरा किया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, मूर्तियों की नाक के बहाने सभी जगह घुमाया, लेकिन मूर्ति पर नाक कभी भी फिट नहीं हुई। उसके बाद उसने दूसरा एक पर एक पैतरे बदलता रहा, एक से एक नए बहाने बनाता रहा मूर्तिकार। उसने कहा, छोटे बच्चों के बलिदानी बच्चे हैं जिनकी मूर्तियां वहाँ स्थित हैं, तो ऐसा करते हैं कि उसमें देखते हैं अगर नाक बड़ी है। पहले तो आज़ादी के खिलाफ जो लड़ रहे लोग क्रांतिकारी थे, उनकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों की नाकों को टटोला। जब वो फिट नहीं बैठी, बोला बड़ी हैं सब नाकें, तो बलिदानी बच्चे मतलब छोटे होते हैं, तो बच्चों की नाकों को, पूरी बच्चों की नाकों को भी दिखाया, लेकिन वो भी उसके लायक नहीं निकली। राजधानिया में अब उसने हार करके कहा, अब मैं क्या करूं। बच्चों की नाकों को भी देख लिया, वो भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति में फिट नहीं बैठे थे उनकी नाक से, वो भी बच्चों की भी नाक, हिंदुस्तान के बच्चों की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था। पूरी तैयारियां थी। सब जगह दौड़ा करके आ गया। अब मूर्तिकार ने हाथ ठीले कर दिया। उसने कहा, अब मैं क्या करूं, अब आप लोग बताइए। मुझे कहीं भी मूर्ति में नाक लगाने लायक पत्थर या नाक नहीं मिल सकी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से मूर्तिकार होशियारी के साथ काम किया। सरकारी खजाने से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का दौरा किया। इसी बहाने उसने पूरा भ्रमण कर लिया, देश का एंजॉय कर लिया। ठीक है, उसका अपने पास एक पैसा नहीं लगा और जॉर्ज पंचम की स्टैचू वैसी की वैसी ही खड़ी रही। और दूसरी चीज़ ये कि देश के अधिकारी लोग जो हैं वो इतने अंधे हो गए हैं अपने स्वार्थ के लिए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि देश के बलिदानी लोगों की नाक हम कटवा करके एक विदेशी की नाक में फिट कर देंगे। ये कहाँ की विडम्बना है, ये कहाँ की सोच है, ये किस हद तक सही साबित हो सकते हैं। तो ऐसी सोच जहाँ अधिकारियों की होगी, देश के नेताओं की होगी, उस देश का क्या होगा। धन्यवाद बच्चों।